अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर की आउटलाइन की बात करते हैं। व्हाट आर कॉस्ट? टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक प्रॉफिट वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन एंड टोटल कॉस्ट कर्व्स। इसमें कर्व्स की बात होगी एंड कॉस्ट की बात होगी। द वेरियस मेजर्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स एंड देयर शेप्स। Typical cost curves, cost in the short run and in the long run, the relationship between short run and long run average total cost, economies and diseconomies of scale। इसके बाद हम सबसे पहले तो देखेंगे कि कोस्ट क्या होती है। कोस्ट में जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको बनाने में जो उसके ऊपर हमारा पैसा लगता है उसको हम कहते हैं कोस्ट। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान है वो कोई भी कारोबार स्टार्ट करने लगा है और उसने उसमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो बनानी होगी, तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर हमने एक बोतल बनानी है, कोई भी बोतल लगा लें जैसे कि पेप्सी की अगर हमने बनानी है, तो उसको बनाने में हमारा जो उसके ऊपर ख़र्च आएगा, जो भी हमने उसके ऊपर पैसा लगाना है उसको बनाने में, तो वो जो उसके ऊपर पैसा लगेगा उसको हम कहेंगे कोस्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब भी कोई बंदा कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसका मोटिव क्या होता है, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो क्यों कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि द इकोनॉमिक गोल ऑफ द फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट्स। मीन्स कि जब भी कोई इंसान कारोबार स्टार्ट करता है तो उसका सबसे मेन मोटिव यही होता है टू अर्न प्रॉफिट, मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट। तो मीन्स के प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी जो पर्सन है वो कारोबार स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट हमें वो अमाउंट जो हमारी कॉस्ट, जितनी हमने कॉस्ट उस चीज़ को बनाने के लिए लगाई होती है, वो कॉस्ट निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा रकम हमारे पास बचती है हम उसे कहते हैं प्रॉफिट। मतलब जितना हमने उसके ऊपर लगाया हुआ है वो निकालने के बाद, वो एक साइड पे करने के बाद, वो वाली रकम हमारी कॉस्ट को निकालने के बाद जो हमारे पास बचता है वो है प्रॉफिट। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्रॉफिट इज़ द फर्म्स टोटल रेवेन्यू माइनस इट्स टोटल कॉस्ट। तो ये इसका फार्मूला है कि प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब इसमें दो चीज़ें यूज़ हुई हैं इसमें, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो होती है चीज़ जो हम, कोई हमारी शॉप पे आया है, हमने उसे अपनी प्रोडक्ट दी है और वो उसके बदले में हमने उसे प्राइस चार्ज की है कि इसकी इतनी प्राइस है और वो हमें पैसे दे के गया है। अब वो जो हमें हमारी प्रोडक्ट के बदले में हमें पैसे मिले हैं वो हमारे रेवेन्यू में ऐड होगा। तो ये डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट अ फर्म रिसीव्स फॉर द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। अपनी आउटपुट को जो हमने बनाया है प्रोडक्ट, वो हम जब सेल करते हैं किसी को और उससे जो हमें पैसा मिलता है हम उसे कहते हैं रेवेन्यू। और टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो जितनी हम टोटल अमाउंट्स जो है एक मंथ में कहें या एक दिन में कहें, हम जितनी टोटल अपनी प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी बेच सकते हैं, जितनी इकाइयाँ हम अपनी प्रोडक्ट की बेचते हैं, हाँ, और उनसे जनरेट होने वाला जो रुपया है हम उसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट्स अ फर्म यूजेस इन प्रोडक्शन। मार्केट में जो इनपुट्स हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि हम पेप्सी की एक बनाने लगे हैं प्रोडक्ट, पेप्सी की एक बनाने लगे हैं कंपनी। तो हम उसमें जो भी उसमें वाटर लगेगा, उसके फार्मूला, पेप्सी को बनाने में जो फार्मूला का जितना भी सामान लगता है, शुगर लगती है, जो कुछ भी लगता है,
उस सब को, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो पानी, वो बोतल के अंदर जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, वो सारी हमारे पास हमारी इनपुट होगी। तो उस जो मार्केट वैल्यू है उस इनपुट की, और उस सारी को बनाने में, सारे प्रोडक्ट को बना के तैयार करने तक के जितना भी प्रोसेस है, वो सारी छोटी से छोटी चीज़ की कॉस्ट से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ की कॉस्ट तक सारी कॉस्ट को ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट वो कहता है टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। और हमने पीछे देखा था, वो कहता है कि जो फर्म्स का जो गोल होता है वो होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो टोटल जो प्रॉफिट हमारे पास हुआ वो यही होता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फिर वो इसकी टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रहा है। द अमाउंट ऑफ फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स आउटपुट। ये रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की है डेफिनेशन, एंड टोटल कॉस्ट की वो कह रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट्स अ फर्म यूजेस इन प्रोडक्शन। उन इनपुट्स की मार्केट वैल्यू जो एक फर्म प्रोडक्शन में यूज़ करती है। अब कॉस्ट की वो बात कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह की उन्होंने कॉस्ट ली हुई हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट जो है इसके नेम से ज़ाहिर हो रहा है। जो बाहर निकलने वाला गेट होता है उसके ऊपर लिखा होता है एग्ज़िट गेट मीन्स कि एग्ज़िट, ई एक्स मीन्स एग्ज़िट, बाहर जाने वाला। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमें बताती है कि कोई ऐसी कॉस्ट जो हमारे बैंक से, हमारे ख़जाने से, हमारी तिजोरी से बाहर जा रही है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होगी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर एन आउटले ऑफ मनी। वो कहता है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट को मनी चाहिए होती है आउटले के लिए, बाहर भेजने के लिए। तो ऐसी कॉस्ट मीन्स पेइंग वेज टू वर्कर्स। हम किसी वर्कर को हायर करते हैं, उससे काम लेते हैं, उसके बाद हम उसको वेज पे करते हैं। तो हम पे करते हैं मीन्स, तो वो पैसे लेके तो वो चला जाता है, तो हमारे ख़जाने से, हमारी तिजोरी से वो जो वेज है वो गई है। तो इसका मतलब हुआ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट की। इसमें वो कहता है इन इम्प्लिसिट कॉस्ट डू नॉट रिक्वायर अ कैश आउटले। मीन्स इसमें हमें पैसे बाहर देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये फिर भी कॉस्ट होती है और ये हमें बियर करनी पड़ती है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओनर्स टाइम। मीन्स के सबसे पहले तो समझते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि हमें बियर करनी पड़ती है। मीन्स के आपके पास दो काम हैं, या तो आप अभी स्टडी कर लें या फिर आप जाके खेल लें। तो आप वही काम ज़्यादा करेंगे, प्रेफर करेंगे करने के लिए जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। मीन्स कि अगर आपका कल क्विज़ है और आज आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपने अभी खेलना है या अभी स्टडी करनी है। तो आप कहेंगे मेरा कल क्विज़ है, तो अगर मैं पढ़ूँगा तो मेरा कल क्विज़ अच्छा होगा और मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप खेलेंगे और वो क्विज़ तो गया और आपके बाद में आगे आपका साइड इफ़ेक्ट, उसका इफ़ेक्ट जो है आगे आपकी स्टडी पे होगा। तो आप कहेंगे नहीं अभी तो मैं पढ़ूँगा और मैं खेलूँगा नहीं। अब आपने ये जो पढ़ने को तरजीह दी है खेलने के ऊपर, अब ये आपने ये कॉस्ट पे किया और ये कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आपने पढ़ाई के लिए अपने खेल कूद को छोड़ा है, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट में हमारे पास जो होती हैं ना, ये जो ओनर है ना वो अपना टाइम कहीं और पे लगाने के बजाय अपने काम पे लगा देता है। तो ये जो है ना, ये होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि इसमें हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी इसी में आती है। और नेक्स्ट उसने इसके नीचे डेफिनेशन दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। एक चीज़ को हासिल करने के लिए आप दूसरी चीज़ को छोड़ते हैं, उस चीज़ की कॉस्ट जो होती है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आपने स्टडी करने के लिए अपनी खेल कूद को छोड़ा,
तो ये जो छोड़ा है आपने, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब आपने खेल कूद छोड़ी है अपनी स्टडी के लिए, तो वो खेल कूद जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट देखेंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट में हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है और माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट आ जाती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो हमारे ख़जाने से, हमारे तिजोरी से बाहर जाती है मनी की सूरत में। तो वो हमने बात की थी, वो वेजेस होती हैं, तो ये होगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट था, इसमें से हमने टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट की है एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, इसमें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में अब हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट आ गई हैं। टोटल रेवेन्यू में से हमने अपना टोटल कॉस्ट जो है वो माइनस करेंगे और उसकी वजह से जो उस सारे को माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट। एंड यहाँ पे वो कह रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट से, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट से दो तरह की कॉस्ट जो हैं वो माइनस होती हैं एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट से हमारे पास एक तरह की जो कॉस्ट है वो माइनस होती है, इस वजह से। एंड नेक्स्ट उसका फिगर उसने बनाया हुआ है, वो कह रहा है ये जो इकोनॉमिस्ट एंड अकाउंटेंट्स जो हैं वो किस तरह से इसको व्यू करते हैं, देखते हैं या समझते सोचते हैं। हाउ एन इकोनॉमिस्ट व्यू ऑफ फर्म। सबसे पहले तो हम इकोनॉमिस्ट का देखेंगे। एक इकोनॉमिस्ट है, वो ये लेफ़्ट साइड पे उसने रेवेन्यू दिया हुआ है एंड जो राइट साइड है यहाँ पे नीचे वाले जो दो डिब्बे हैं इनको उन्होंने टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे जो स्काई ब्लू बॉक्स है ये इकोनॉमिक प्रॉफिट का है। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट कम है एज़ कम्पेयर टू अकाउंटिंग प्रॉफिट से। यहाँ पे अकाउंटेंट्स जो हैं उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एंड जो इकोनॉमिस्ट हैं इनका प्रॉफिट कम है, क्योंकि ये जो दो बॉक्स हैं रेड एंड पिंक, इन दोनों में जो कॉस्ट है वो पे की जा रही है। इस वजह से इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो कम है एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट से एक तरह की कॉस्ट माइनस हो रही है इसलिए। द प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन ये shows the relationship between the quantity of inputs used to produce a good and the quantity of output of that good। वो सारी इनपुट्स जो कि एक क्वांटिटी, एक गुड आउटपुट की, एक गुड की जो क्वांटिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए लगती है, उसको हम कहते हैं कि इन दोनों के रिलेशन को कहते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट उसने एक एग्जांपल दी हुई है, फार्मर जैक ग्रोस व्हीट, वो गंदम उगाता है। ही हैज़ 5 एकर्स ऑफ लैंड, उसके पास 5 एकड़ की लैंड है। ही कैन हायर एज मैनी वर्कर्स एज ही वांट्स, वो जितने चाहे उतने वर्कर्स हायर करता है या कर सकता है। फार्मर जैक्स प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पे उसने उसके जो पीछे एग्जांपल दी है उस एग्जांपल को ग्राफिकली उसने समझाने की कोशिश की है। अब वो इस ग्राफ में, ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है, लाइक सप्लाई की तरह ये क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे उसने नंबर ऑफ़ वर्कर्स को शो किया एंड वाई एक्सिस, ये जो लाइन है वाई एक्सिस यहाँ ये जो वर्टिकल लाइन है, इस लाइन पे उसने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट रखी है। वो कह रहा है कि जैसे जैसे वो वर्कर्स हायर करता जा रहा है, मीन्स के पहले उसने एक वर्कर रखा तो उसने कितनी वीट पैदा की है, 1000 बुशल्स। इसने 1000 बुशल्स हम कह लेते हैं कितनी वीट उसने पैदा की है। नेक्स्ट जब वो एक एक्स्ट्रा वर्कर हायर करता है देन उसकी प्रोडक्शन और इंक्रीज़ होती है, आउटपुट और इंक्रीज़ होती है। फिर वो जो ही बढ़ाता जाता है 5 तक वर्कर्स हायर कर लेता है और उसकी वो जो आउटपुट है वो बढ़ती रहती है। लेकिन ये आपने देखा होगा कि जब वो 4th वाला वर्कर हायर करता है तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो
बढ़ रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दूसरे और तीसरे की निस्बत कम बढ़ रही है। और जब वो पाँचवा करता है हायर, तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो उससे भी कम बढ़ती है लेकिन उस निस्बत से नहीं बढ़ रही। जैसे कि हमने नीचे पहले देखा था कि लेबर 1 एंड 2 एंड 3 के हायर करने से जितनी इंक्रीज़ हुई थी उतनी नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से ये जो कर्व है, इसका प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व है, ये बेंड होना शुरू हो गया। और ये अगर इसने यूँ इसी तरह से अगर उसने वर्कर्स हायर वो करता रहा, तो उसका ये जो कर्व है ये बेंड होने के साथ साथ अब ये यहाँ से बिल्कुल फ्लैट होगा। और अगर फिर वो और हायर करेगा तो वो डाउनवर्ड स्लोप होना शुरू कर देगा, मीन्स गिरना शुरू कर देगा। ये उसके लिए प्रॉफिट नहीं होगा, ये उसके लिए नुकसान होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। अब वो कह रहा है कि इफ़ जैक्स हायर्स वन मोर वर्कर हिज आउटपुट राइज बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एम जो होता है ये हमें शो करता है कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वन एक्स्ट्रा लेबर हम हायर करते हैं टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आउटपुट के लिए, तो एक एक्स्ट्रा जो लेबर हम हायर करेंगे वो हमें कितना एक्स्ट्रा आउटपुट देगा। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एनी इनपुट इन द इंक्रीज इन आउटपुट अराइजिंग फ्राम एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट इनपुट होल्डिंग ऑल अदर्स इनपुट कांस्टेंट। अब वो मार्जिनल की बात होती है। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। तो यहाँ पे जो डेल्टा है ये शो करेगा चेंज इन क्वांटिटी। वो कह रहा है यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर MPL का जो फार्मूला है वो कह रहा है चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन लेबर। ये इसका फार्मूला हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, टोटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब वो कह रहा है टोटल जो वर्कर्स हैं उसके पास जो लेबर्स हैं वो हमारे पास ये उसने हमें जो ग्राफ में दिए थे कि 5 लेबर्स वो हायर करता है। एंड जितनी उसने वो कहा था कि वो इतने लोगों को हायर करने से वो इतनी अमाउंट ऑफ वीट के जो बुशल्स हैं वो प्रोड्यूस करेगा। अब जो जितनी क्वांटिटी ऑफ वीट इसने प्रोड्यूस की है, इस क्वांटिटी ऑफ वीट से जितना अब हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। 1000 में से माइनस हम ज़ीरो में से तो कुछ भी नहीं निकलेगा। 1000 में से अगर हम माइनस करेंगे ज़ीरो को तो वो 1000 ही आ जाएगा। देन हम 1800 में से अगर हम माइनस करेंगे 1000 को तो हमारे पास 800 आ जाएगा। इसी तरह से आगे हम नीचे वाली अमाउंट को ऊपर वाली अमाउंट से माइनस करते जाएंगे और हमारे पास MPL आ जाएगा। अब ये हम उसके पास MPL आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 1800, 600, 400 एंड 200। ये हम उसके पास आ गया है क्योंकि इसके फार्मूले के मुताबिक चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन लेबर। क्वांटिटी जो है वो चेंज हो रही है, बुशल्स ऑफ वीट की क्वांटिटी जो है वो जो बढ़ती है उनके चेंज होने से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आ गया। नेक्स्ट हम स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे। स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो है स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि जितनी हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेबर को यूज़ करेंगे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आउटपुट, ये हमारे पास होगी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर की जो है प्रोडक्शन फंक्शन की स्लोप होगी हमारे पास। तो स्लोप की उसने जो बात की है वो हमारे पास यही है 1000 MPL जो है वो हमारे पास इसकी स्लोप है प्रोडक्शन फंक्शन की। MPL हमारे पास निकला था 1000। यहाँ पे जो ये बॉक्सेस के अंदर शो हो रही हैं अमाउंट्स, ये हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है 1000, 800, 600, 400 एंड 200। ये हमारे पास आ गई MPL स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब वो कह रहा है कि वाई MPL इज़ इम्पोर्टेंट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्यों ज़रूरी है। तो रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन, वो प्रॉफिट को लेके सोचते हैं। व्हेन फार्मर जैक हायर्स एन एक्स्ट्रा वर्कर हिज कॉस्ट राइज बाय द वेज ही पेज द वर्कर हिज आउटपुट राइज बाय MPL।
जो ही वो कहता है कि जो ही उसने एक एक्स्ट्रा आउटपुट एक्स्ट्रा लेबर हायर किया, उसने उसको पे की एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब उसने वो तो उसे पे कर दिया, लेकिन उसको हायर करने की वजह से उसको जो उसकी जो आउटपुट में इजाफा हुआ है, उससे तो उसे मुनाफा होगा ना। तो उससे अगर उसे मुनाफा हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा फिर एक बंदा और हायर करेगा। अब वो तब तक हायर करता रहेगा लेबर्स को जब तक कि उसकी जो आउटपुट है उससे उसे प्रॉफिट हो रहा है। जो ही उसे आउटपुट से प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ कर जाएगी, लेबर को हायर करने की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी उसके प्रॉफिट से, देन वो उसे स्टॉप करेगा। जब तक उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहेगा कॉस्ट से, तब तक वो लेबर्स को हायर करता रहेगा। और ये बात हमें MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बताती है। अब वो कहता है कि वाई MPL डिमिनिशेस एज जैक एड्स workers, the average worker has less land to work with and will be less productive. वो कहता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ डिमिनिशेस, ये डिक्रीज़ होती है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, लेकिन क्यों होती है ये नहीं पता। वाई, इस वाई का हमने आंसर ढूंढना है। तो ये वो कहता है कि अब उसके पास सिर्फ कितनी ज़मीन है, 5 एकड़, जो कि फ़िक्स्ड है। अब वो इसको चेंज नहीं कर सकता। अब वो वर्कर्स तो हायर करता जा रहा है, एक ने भी 5 एकड़ पे काम करना है और 5 ने भी 5 एकड़ पे ही काम करना है। और जो ही वो ज़्यादा वर्कर्स को हायर करता जाएगा, जो ही वो हायर करता जाएगा ज़्यादा लेबर्स को एक ही लैंड पर, तो उसका जो लोग हैं ज़्यादा लेबर्स, वो एक ही लैंड पे काम करेंगे, जिसकी वजह से जो लैंड होगी वो कम होगी, क्योंकि लैंड तो फिक्स्ड है। इसकी वजह से उनके जो लेबर्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। The marginal product of an input declines as the quantity of input increases. जैसे जैसे वो input मीन्स लेबर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता जाएगा, वैसे वैसे उनकी जो क्वांटिटी है एज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, जो उनकी जो प्रॉफिट है वो उनका डिक्रीज़ होता जाएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, जो मार्जिनल प्रोडक्ट की जो डिमिनिशिंग है, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मेजर द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट सच एज वर्कर्स व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन, जब उसका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है, द प्रोडक्शन फंक्शन बिकम्स फ्लैटर। ये हमने बात की थी ग्राफ के अंदर, ये जो उसने लास्ट वाले पैराग्राफ में बात की है कि उसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो फ्लैटर होता जाएगा। उसका कर्व हमने कहा था कि पहले जो वर्कर है उसको हायर करने से उससे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, ज़्यादा आउटपुट उसने प्रोड्यूस की थी, दूसरे को हायर करने से भी उसे ठीक ही प्रॉफिट हुआ था, तीसरे को भी हायर करने से उसे ठीक था। लेकिन जब उसने 5वें को हायर किया था, देन उसने चौथे और 5वें को जब उसने हायर किया था लेबर को, तो उसकी जो आउटपुट थी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गई थी, पहले के लिहाज से वो इंक्रीज़ नहीं थी हो रही। सो इसमें भी वो यही कह रहा है कि अब वो जब वो छठा हायर करेगा लेबर, तो उसका जो कर्व है वो फ्लैटर होना शुरू हो जाएगा। अब जब 7वां 8वां 9वां ऐसे वो 3-4 और लेबर हायर करेगा, तो जो उसका प्रोडक्शन फंक्शन है वो नेगेटिव स्लोप मतलब डाउनवर्ड स्लोप होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे टोटल कॉस्ट कर्व की। तो ये जो टोटल कॉस्ट कर्व है ये हमारे पास अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी आती है और वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, वैसे वैसे हम ज़्यादा जो हमारी कॉस्ट होगी वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग है। मार्जिनल कॉस्ट है एक्स्ट्रा एन इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट है चेंज इन कॉस्ट, मीन्स कि हम एक एक्स्ट्रा चीज़ को प्रोड्यूस करने लगे हैं, उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी जब हम एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो उसके ऊपर जो है कॉस्ट भी एक्स्ट्रा ही लगेगी, तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट भी चेंज होगी और क्या होगा, क्वांटिटी भी चेंज होगी। तो इसका ये फार्मूला है MC इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन क्वांटिटी। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। MC का कर्व हमारे पास है, ये पहले हमारे पास जो है ये बिल्कुल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो के पास है, कम से ये मार्जिनल कॉस्ट पहले कम होती है, फिर थोड़ी सी बढ़ती है, फिर थोड़ी सी बढ़ती है,
और आहिस्ता आहिस्ता ये एकदम से बढ़ जाती है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ की, तो उसकी कॉस्ट कम होती है। एंड जब हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, दैन वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में देखा था कि पहले तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा था, देन आहिस्ता आहिस्ता कम, और देन आहिस्ता वो कह रहा था फ्लैट हो जाएगा, और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा उसका प्रॉफिट। और मार्जिनल कॉस्ट में भी यही होता है कि शुरू में वो कम होती है, उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हो जाती है, और उसके बाद एकदम से वो अप अप अपवर्ड चली जाती है, बिल्कुल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। वाई मार्जिनल कॉस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें वो कहता है कि टू फाइंड द आंसर फार्मर जैक्स नीड्स टू थिंक एट द मार्जिन, मीन्स वो मार्जिन के लिहाज से सोचेगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ एडिशनल वीट इज़ लेस दैन द रेवेन्यू ही वुड गेट फ्रॉम सेलिंग इट। अगर उसकी जो कॉस्ट है वो कम है रेवेन्यू से, देन वो और जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा। अगर उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी उसके रेवेन्यू से, जितना वो जनरेट कर रहा है, तो फिर वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो होती है इसमें हमारी दोनों फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों ऐड होती हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इनके ग्राफ्स आ जाते हैं, कर्व्स आ जाते हैं। जो ग्रीन लाइन है सबसे ऊपर वो है हमारे पास टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट हमारी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे ऊपर जो है इसका कर्व होगा। उसके बाद हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगी। ये कॉस्ट जो होती है ये हमारी वेरी करती है, चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। तो इसका जो ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज कर्व है, ये हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद ये जो ब्लू लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट है, जो कि चेंज नहीं होती है, ये हमारी फ़िक्स्ड रहती है। हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे, फिर भी ये हमारी फ़िक्स्ड ही रहती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ये ऐसे ही रहती है। अब मार्जिनल कॉस्ट की हमने पीछे बात की है कि ये हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होती है। पहले ये कम होती है, उसके बाद ये थोड़ी उसके बाद पहले ये यहाँ पे ये 75 है, ये टिक की तरह होती है। जैसे कि हम टिक लगाते हैं ना, तो ये उसकी शेप की होती है। पहले हमारी 75 थी मार्जिनल कॉस्ट, उसके बाद थोड़ी सी गिरती है, और उसके बाद ये उठना शुरू हो जाती है, और ये अपवर्ड चली जाती है, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट जो होती है, हम किसी एडिशनल प्रोडक्ट को, एडिशनल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करने के लिए हम लगाते हैं कॉस्ट, ये वो वाली कॉस्ट होती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये हमारे पास जो है ना, ये पहले अपवर्ड्स ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास गिरती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और ये यहाँ पे जो इसका टेबल बना हुआ है उसमें वो कह रहा है पहले ये हमारे पास $100 होती है, उसके बाद ये $50 हो जाती है, उसके बाद 33, एंड आहिस्ता 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 ये गिरती जाती है। तो ये ज़ीरो नहीं होती, ज़ीरो से ऊपर ही रहती है, लेकिन ये गिरती रहती है, ज़्यादा नहीं होती। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये हमारा जो खाता है ये जो है ना, ये तश्तरी नुमा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। पहले तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये 70 थी, उसके बाद 60 हुई, कम हुई, उसके बाद फिर कम हुई, फिर कम हुई, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गई। ये कम होती है और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। एवरेज टोटल कॉस्ट, ये जो है ये सबसे पहले बहुत, एवरेज टोटल कॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद ये गिरती रहती है, और उसके बाद फिर उठना शुरू हो जाती है। और ये हमारे पास जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ये हमारे पास जो है ना, ये तश्तरी नुमा होती है, लेकिन इसकी जो पहले गिरती है, पहले बहुत हाई होती है, इसकी वजह से इसकी थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है। द वेरियस कॉस्ट कर्व्स टुगेदर, बहुत सारे, अब ये इन सब का उन्होंने इकट्ठा ही इनको बना दिया है। जो ग्रीन कर्व है ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, एंड जो ब्लू कर्व है वो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, जो एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे है बिल्कुल। एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा की तरह ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अपनी शेप में है, अपवर्ड स्लोपिंग है, टिक के निशान की तरह, इसकी यही हमेशा शक्ल होती है। अब ये सब एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो है हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट ओवर क्वांटिटी आ जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का हमारे पास फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। एवरेज टोटल कॉस्ट का इक्वल्स टू होती है टोटल कॉस्ट ओवर
क्वांटिटी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये यू शेप्ड एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ यू शेप्ड, तो ये होती है एफिशिएंट स्केल की वजह से, या फिर राइजिंग इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड फॉलिंग इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम आगे देखेंगे कॉस्ट इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो हमारे इनपुट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। जैसे फैक्ट्री को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। और वो टाइम पीरियड जो कि जिसमें हम अपनी जो इनपुट्स हैं उनको चेंज ना कर सकें वो शॉर्ट रन कहलाता है। और जिसमें हम फैक्ट्रीज़ जो हैं न्यू फैक्ट्रीज़ हम नहीं लगा सकते, नई लैंड नहीं ले सकते। द कॉस्ट ऑफ दीज इनपुट्स आर फिक्स्ड, और इनकी जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है। लॉन्ग रन टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें हम जो है अपनी लॉन्ग रन में हम जो हमारी जो ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल्स होती हैं, हम इसमें अपनी हर इनपुट को चेंज कर सकते हैं। लाइक हम न्यू लैंड ले सकते हैं, नई फैक्ट्रीज़ लगा सकते हैं और नई मशीनरी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये जो लॉन्ग रन का टाइम पीरियड होता है ये डिपेंड करता है कि कब ये सारे जो वेरिएबल्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। मीन्स ये 25 साल का भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। In the long run, average total cost at any quantity is cost per unit using the most efficient mix of inputs for that quantity. अब लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट विद 3 फैक्ट्री साइज। इसमें जो छोटे छोटे ये जो बाउल्स बने हुए हैं ये हमारे पास शॉर्ट रन के एवरेज टोटल कॉस्ट हैं। एंड इन सब को इकट्ठा करके जो बनेगा वो हमारे पास लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट बनेगा। अब हमारे पास जो ये आरटीपी लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। इन द रियल वर्ल्ड फैक्ट्रीज कम इन मैनी साइजेस ईच विद इट्स ऑन शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। अब वो कह रहा है कि बहुत सारी जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं वो इकट्ठी होके इन द लॉन्ग रन जो है वो एक लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व बनाती हैं। सो जिसकी वजह से जो कर्व है वो इस तरह इस शेप का दिखता है। हाउ एवरेज टोटल कॉस्ट चेंजेस। एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो क्यों चेंज होती है, तो इसकी जो वो कह रहा है कि द स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। इसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने की वजह से जो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट है वो चेंज होती है। तो हम सबसे पहले तो देखते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अकर्स व्हेन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन अलाउ ग्रेटर स्पेशलाइजेशन। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में ये होता है कि जितनी हम इनपुट लगा रहे हैं ना हमें उससे ज़्यादा जो है वो आउटपुट मिलती है या प्रॉफिट मिलता है। मीन्स कि अगर हमने 2 लेबर लगाए हैं ना तो उसकी वजह से हमें 4 आउटपुट मिले। 4 लेबर हमारे पास इनपुट होता है, अगर हम 2 इनपुट लगाएं तो उससे हमें 4 मिले, डबल मिले, हमें मतलब ज़्यादा मिले। जितना हमने दिया है कंपनी को उससे हमें ज़्यादा मिले। अगर हमने 10 रुपये लगाए हैं कंपनी के ऊपर तो हमें 20 रुपये मिले। तो ये होगा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। और डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में हमारे पास ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें हम अगर इसमें अगर हमने कंपनी के ऊपर जो है वो 2 लगाए हैं ना तो उतना हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, उससे हमें कम प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स कि अगर हमने 10 रुपये कंपनी के ऊपर लगाए हैं तो उससे हमें लॉस ही होगा, ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं होगा। Diseconomies of scale are due to coordination problems in large organizations. Management becomes stretched, can't control cost. More common when quantity is high. जब quantity ज़्यादा हो जाती है तो diseconomies of scale होता है, ये वाली प्रॉब्लम होती है। Relationship between marginal cost and average total cost. अब इन दोनों के दरमियान रिश्ता क्या है। मार्जिनल कॉस्ट वही कॉस्ट होती है जो एडिशनल कॉस्ट होती है किसी चीज़ एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड एवरेज टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमारे पास टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट होती है, और एवरेज टोटल कॉस्ट जो हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसके ऊपर हमारी जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड करने के बाद आती है। तो वो कह रहा है कि जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगी, लेस दैन होगी एवरेज टोटल कॉस्ट से, देन हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होगी। जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगी एवरेज टोटल कॉस्ट से देन ये डिक्रीज़ होगी। व्हेन एवर मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट इज़ राइजिंग।
अब वो कह रहा है कि एम सी इज़ डिक्रीज दैन ए टी सी, एवरेज टोटल कॉस्ट भी डिक्रीज़ होगी। अगर एम सी इज़ राइजिंग दैन ए टी सी भी राइज होगी। द को मार्जिनल कॉस्ट क्रॉसेस द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व्स एट द एफिशिएंट स्केल। एफिशिएंट स्केल इज़ द क्वांटिटी दैट मिनिमाइजेज एवरेज टोटल कॉस्ट। ये मिनिमाइज़ करती है एवरेज टोटल कॉस्ट को, जो हमारे पास हमारी जो एफिशिएंट स्केल है।